नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। 31 साल की गहरी दोस्ती और फिर 45 इयर्स से जारी दुश्मनी, ये हकीकत है इजराइल और ईरान की। कभी एक दूसरे के साथ थे और अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। ईरान ने फिलिस्तीन को आधार बनाकर इजराइल का हर जगह विरोध शुरू कर दिया। वहीं इजराइल भी ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। अब दोनों देशों के बीच जंग का खतरा बढ़ रहा है। वजह है ईरान का इजराइल पर हमला और इजराइल का पलटवार। अब आगे ईरान क्या करेगा? क्या होगी इजराइल की रणनीति? क्या अमेरिका इस जंग को रोक सकता है, रोक पाएगा? रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई के बाद क्या एक और जंग की शुरुआत होने वाली है? कई सवाल हैं, लेकिन मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल आज का है इजराइल बनाम ईरान, जंग का नया मैदान। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर एम्बेसडर हैं कुवैत के और डेप्यूटी एम्बेसडर भी रहे हैं ईरान के। अशरफ जैदी साहब हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। तेल अवीव से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खिनवार जंगिद साहब। आसिफ रमीज दाऊदी हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट। और सैयद आकिफ जैदी हैं, कौम ईरान से रिसर्चर हैं। जैदी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि ईरान ने अभी तक जो रिटेलिएटरी अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से, उसको डाउन प्ले किया है, तो किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं और आगे क्या दिख रहा है कि क्या हो सकता है? देखिए जी, बहुत जो 14 अक्टूबर को 14 अप्रैल को जो हमला हुआ, उसके पीछे एक जो सिनेरियो इसराइल के सामने था वो गज़ावार को लेके था। और जो 7 अक्टूबर के बाद हालात मिडिल ईस्ट के अंदर रूनुमा हुए, उन हालात को देखते हुए इसराइल अपने गज़ा वॉर को लेके हर महज पे नाकाम हो चुका था। और इसी की झुंझलाहट और इन्हीं नाकामियों को देखते हुए इसराइल ने 14 अप्रैल को 14 अप्रैल से पहले जो एक अहम वाक़या हुआ वो ये था कि इसराइल ने ईरान के जो दूतावास के ऊपर एक स्ट्राइक की, जिसके अंदर उनका एक अहम कमांडर अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। उसके बाद इसराइल मैं समझता हूँ वो इस बात को कैलकुलेट कर चुका था कि ईरान ज़रूर इसका बदला लेगा। और नेतन्याहू के लिए पेश आने वाले जो हालात इसराइल में थे और जो पेश आ रहे थे वो ये थे कि उसकी जवाबदेही अपनी कैबिनेट के तई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। यही सवाल मैं सैयद आकिफ जैदी से भी पूछूंगी, ईरान क्या कदम उठाएगा? देखिए, ये जंग जो जिसके खतरे का जिक्र हो रहा है, ये दर हकीकत जंग है जो 1979 में शुरू हो चुकी है। जिस चीज का खतरा है वो ये कि वो एक नए डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन मरहले और स्टेज में दाखिल। तो इसलिए ईरान अपने आप को लीडर देखता है एक मुसलमान रिवाइवल का, कि जिसके तहत मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया से वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म के जो बाकी असरात हैं उनको उखाड़ कर फेंका जाए। और 79 से वो इस पॉलिसी को लेकर आगे चल रहा है। इस वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का अहम तरीन गढ़ और आउटपोस्ट इस रीजन में स्टेट ऑफ इजराइल है। और इसलिए ईरान का प्लान है कि और ये ओपनली कहता है कि इस स्टेट के वजूद को यहाँ पर खत्म होना चाहिए, जिस तरह ईस्ट जर्मनी का वजूद खत्म हुआ, जिस तरह से अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का वजूद खत्म हुआ। ये लंबी लड़ाई चली है, इसीलिए अभी की जो हकीकत है उस पर हम स्पॉटलाइट डालते हैं। और मेरा सवाल आपसे थोड़ा डायरेक्ट था। चलिए दाऊदी साहब, आप जवाब दें इसका। इजराइल ने पलटवार किया और भले ईरान इनकार कर रहा हो,
लेकिन एविडेंस साफ है कि ईरान पर हमला हुआ है। तो अब क्या होगा? क्या कोई दो देश ऐसा है जो इस जंग को रोक पाएगा, या फिर ईरान किसी और पर कोई और तैयारी कर रहा है? क्या हो रहा है जो ये पूरी शांति अभी दिख रही है? देखिए मारिया, सबसे पहले बताऊं कि जो अभी 2 दिन पहले हुआ ईरान की तरफ से, तो वो तो पता था कि ईरान ने किया। उसके बाद जब इजराइल ने किया तो इसमें कहीं ना कहीं एक साइलेंस देखने को मिला लोगों को। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनफैक्ट उसका एक होता है ना फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं के एक पॉस्चरिंग, एक जो मैसेजिंग होता है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को दिखाना कि मुझ पे रिटेलिएशन। दोनों ही ये मुल्क कह रहे हैं कि पहले इसने कहा कि मैंने चूंकि हमारे सीरिया में कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ तो रिटेलिएट किया, अब इसराइल उधर से कह रहा है कि हमने रिटेलिएट किया। या इसकी जो पूरी एक सिनारियो बन रही है, देखें ये सिर्फ वहां पे ईरान में अटैक नहीं हुआ है। अभी आप अगर न्यूज देखें, अभी एक हेडलाइन मेरे सामने भी है जिसपे लिखा हुआ कि Israeli air strike in Rafah kills at least 9 Palestinians including 6 children। उधर भी साथ साथ चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है। तो ये जो हो रहा है, तमाम ये चीजें हो रही हैं। अगर हम इस 2-3 साल के पीछे के तमाम डेटा को भी लेते हैं, अगर यूक्रेन की वॉर को देखें, उससे पहले कोरोना आ जाता, उस पर मैं नहीं जाता, तो लगभग 1,00,000 से ऊपर तो मासूमों की जानें पूरी दुनिया में जा चुकी इन वॉर्स की वजह से। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन और गाजा की बात करें, और कुछ 6 महीने के अंदर तो 35,000 के आसपास मासूम औरतें सबकी जानें जा चुकी हैं। उससे पहले भी ठीक है, 7 अक्टूबर को हुआ, उसमें भी 1100-1200 लोगों की जानें गई। तो हो क्या रहा है, सिलसिलेवार तरीके से मासूमों की जानें जाती जा रही हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम जा रही हैं। और इसकी फिक्र जो है दुनिया के अंदर ये हो रही है, होनी चाहिए कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और जो मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जो ममालिक है, जो कंट्रीज है, जो बातें यहाँ चल रही है, इससे ये लगता है कि यहाँ कोई भी वॉर चाहता नहीं, पूरी दुनिया में ही कोई नहीं चाहते। इनफैक्ट इजराइल और ईरान भी इस चीज को जानते हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में तो देखा आज विजन का यही जमाना मैं है, सवाल रिफॉर्म्स का जमाना है। डॉक्टर जांगिड़ से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर जांगिड़, इजराइल एक जंग गाजा से पिछले कुछ सालों से लड़ रहा है, अब एक और जंग की तरफ इजराइल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरा सवाल यह होगा कि कैसे इजराइल 2 जंग को मैनेज करेगा? क्या वो लड़ पाएंगे 2 जगह? देखिए, वो 2 जगह नहीं, वो 1 जगह भी नहीं लड़ पाए हैं। गाजा की उनकी लड़ाई एक ऐसे मकाम पे है जिसकी कोई हासिल वो ना खुद अपने लिए दिखा पा रहे हैं, ना दुनिया को दिखा पा रहे हैं। गाजा की लड़ाई बिल्कुल बेअसर रही है मिलिट्री के नजरिए से, और उनके बंदी भी अभी तक वहां से छूट नहीं पाए हैं। और इसराइल के भीतर लोगों का बड़ा जंग को लेके अविश्वास है। इस छोटी सी कार्रवाई के जिसकी जिक्र आप कल के लिए कर रहे हैं, उसके ठीक 2 दिन पहले हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम ने ईरान के हमले के बाद एक बड़ा सर्वे किया था कि लोगों की राय क्या है। ईरान ने इतना बड़ा हमला किया, ईरान 6 महीने से हमले की धमकियां दे रहा था। ईरान पिछले 40 सालों से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ अनर्गल बातें करता रहा है। उन सारे बीच के बीच में लोगों की 75% राय ये थी कि काउंटर अटैक इजराइल ना करे। इजराइल के नेताओं की बजाय इजराइल के लोग इस बात से ज्यादा वाकिफ हैं कि ईरान के साथ जो नूरा कुश्ती, जो एक झूठी सी लड़ाई नेतन्याहू लड़ना चाहते हैं, वो उनके किसी काम नहीं आएगी। आपने जो एक अहम सवाल पूछा था, और एक साथी जो अभी बोले थे कि ईरान ने कैसे एक एंटी कॉलोनियल आउटपोस्ट इजराइल को मान के अपनी 40 साल की लड़ाई लड़ी है, ये बहुत ही मतलब एक तरफा और आधी झूठ और आधी ईरान अपनी धार्मिक लड़ाई के लिए ज्यादा कटिबद्ध है। ईरान फिलिस्तीन के लिए कभी कोई नई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। फिलिस्तीन के लोग उनके लिए उतने जरूरी नहीं है, वो वैसे भी शिया इस्लाम के लोग नहीं है। असल जो ईरान की लड़ाई है वो अमेरिका के साथ रही है, और इजराइल उसमें एक बहुत बड़ा प्यादा बना है। तो इजराइल के साथ उनका सवाल ये है हाँ। कि लेकिन ये सब अब आज की तारीख में क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर का शेप ले सकता है? ये सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभुदयाल साहब, आपने ईरान में भी सर्व किया है, कुवैत में भी सर्व किया है। दोनों देशों की, इजराइल और ईरान की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने सीधा हमला बोल दिया?
देखिए, दुश्मनी पुरानी है, लेकिन तनाव 79 के बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों ने एक दूसरे की टेरिटरीज पे डायरेक्ट अटैक किया। इसकी वजह क्या हुई? देखिए, इजराइल ने जो ईरान के कॉन्सुलेट पे दमास्कस में अटैक किया, तो उसके बाद ईरान को तो ये एक दिखाना लाजिम सा हो गया था कि भाई हम बैठे नहीं रहेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ईरान ने ये अटैक किया इजराइल के ऊपर। कोई बहुत बड़े हथियार, मतलब कोई बहुत लीथल वेपन्स नहीं, मिसाइल्स थी, छोटे ड्रोन्स थे, लेकिन एक सिग्नल दे दिया कि देखिए हम आपकी टेरिटरी पे अटैक कर सकते हैं, तो आप ज़रा आगे मत बात को बढ़ाइए। अब क्योंकि इजराइल पे अटैक हो गया था, तो इजराइल को भी अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसीज के लिए ज़रूरी हो गया दिखाना उनको कि हम भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ये काउंटर अटैक उन्होंने किया, जिसके बारे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब कोई भी देश ईरान और इजराइल को मिलाकर भी कोई भी देश नहीं चाहता है कि ये युद्ध एस्केलेट हो। आपने जिक्र किया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का, कोई नहीं चाहता कि ये बात बढ़े और थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी हो। मेरे विचार में ये युद्ध कंटेन करा जाएगा। ना ईरान चाहता है, ना इजराइल चाहता है कि इस वक्त इतना ज़्यादा तनाव बढ़ जाए कि वो इजराइल के लिए दूसरा फ्रंट खुल जाए, और ईरान जो कि बहुत सी दूसरी मुश्किलों से जूझ रहा है, जैसे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, वो एक लड़ाई में पड़ जाए। तो ना ईरान चाहता है, ना इजराइल चाहता है, ना रीजनल कंट्रीज कोई चाहते हैं, ना कोई ग्लोबल पावर चाहता है कि इस तरह की लड़ाई आगे बढ़े। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। आपका क्या असेसमेंट है अशरफ जैदी साहब? देखिए, मेरा मानना यह है कि इसराइल के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो ईरान से इस जंग को आगे बढ़ाए, और तमाम उसके अलाइज, चाहे वो अमेरिका हो और फ्रांस हो, या वो ममालिक जिन्होंने इसराइल का साथ दिया है इस अटैक को, डिफेंस सिस्टम अपने लगाए, पूरी ताकत झोंक दी, जबकि ईरान एक सिग्नल देना चाहता था। खाली ये बहस छोड़ दीजिए कि इसराइल का कितना नुकसान हुआ और कितना ईरान नुकसान करना चाहता था। ईरान एक सिग्नल देना चाहता था कि हम अपनी कंट्री से आपके यहाँ पे हिट डायरेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा वो काम जो इसराइल पिछले कई सालों से लगातार फ़िलिस्तीन के लिए या ईरान के जो भी अलाइज हैं उनके खिलाफ सरगर्म था, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, उनको एक पैगाम देना चाहता था कि हम भी आपको अटैक करके अपना बदला किसी भी जगह इस एरिया में चुका सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि देखिए, इसराइल के ऊपर हमले का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि ईरान सिर्फ इसराइल पे हमला कर रहा है, बल्कि ईरान को बखूबी मालूम था, ईरान पहले से इस चीज़ को जानता है कि इसराइल के ऊपर हमला यानी अमेरिका के ऊपर हमला, इसराइल के ऊपर हमला यानी जर्मनी, इंग्लैंड और वो सारी ताकतें कि जो पिछले 70 सालों से इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, उनके ऊपर हमला। कैसे भूल जाएं हम डॉक्टर जांगेड़ कि ईरान ने ईरान में जहां पर हमला हुआ वो इस्फहान है, वो उनका न्यूक्लियर प्लांट का शहर है। तो ये जो प्रोवोकेशन वो दिख रहा है साफ तौर पर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्यक्ष या इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैटल लाइंस ड्रॉन हैं? इराक, ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान एक तरफ, दूसरे तरफ इजराइल, यूएस, यूके, जॉर्डन, सबको एक ना एक वक्त में स्टैंड लेना पड़ेगा। ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं। आपने जब सवाल शुरू में पूछा था कि इस्फहान में ये जगह है और ईरान ने कैसे इस चीज को ढुलमुल जवाब दिया, उसके लिए जमीन इजराइल ने तैयार करी। अगर आप 13 अप्रैल के मुकाबले इजराइल की कार्रवाई को देखें तो इजराइल ने इस कार्रवाई को क्लेम भी नहीं किया है। 24 घंटे के बाद जब अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये इंटरनेशनल न्यूज में कंफर्म कर दिया कि ये हमला इजराइल का ही था, तब इजराइल ने कहा कि ठीक है, एग्जैक्टली, इजराइल नहीं चाहता था कि वो इस चीज को दावा करे और फिर ईरान की मुश्किलें बढ़े। वो ये देखना चाहते थे कि ईरान किस तरह से ढुलमुल की चीज को आगे रखता। मेरे ख्याल से ईरान बिल्कुल इस लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहता। पर मारिया जी देखिए, मुल्क
लड़ाइयाँ नहीं लड़ना चाहते, पर वो एक दूसरे को धमकाने, एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करने की जो बड़ी बातें होती हैं वो करना चाहते हैं। ईरान के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा उतना अहम नहीं है कि वो अपने देश को एक बड़े देश के साथ लड़ाई में झोंके। इजराइल इस समय किसी स्थिति में नहीं है कि वो ईरान के साथ लड़ पाए। ईरान के दूसरे साथी भले ही चाहते हो, रूस बिल्कुल चाहता होगा कि मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तबाही हो, पर इजराइल के साथी नहीं चाहते, फिलिस्तीन के साथी नहीं चाहते। 3 अप्रैल को फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में है उनकी एक स्टेटमेंट आती है। 3 अप्रैल की स्टेटमेंट ईरान के खिलाफ है। वो कहते हैं कि हम ईरान की पॉलिटिक्स ऑफ केओस के बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारा सेक्रेड कॉज और ब्लड ऑफ द पीपल शुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ईरानियंस। दिस इज ऑन 3 अप्रैल। तो फिलिस्तीन के भी बहुत सारे लोग जो मेजॉरिटी हैं वो इस ईरान की अ, ठेकेदारी से खुश नहीं है। ईरान ने फिलिस्तीन के मुद्दे का नुकसान ही किया है मेरे नजरिए से। उन्होंने एक धार्मिक उन्माद के चलते हमास की राजनीति को आगे बढ़ाया है, बजाय कि 2 स्टेट वाली बात को आगे बढ़ाने के। ईरान आज भी 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता। ईरान आज भी इसराइल को इसराइल के नाम से नहीं बुलाता, वो उन्हें एक जायनिस्ट एंटिटी कहता है। लेकिन डॉक्टर एम्बेसडर प्रभु दयाल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी गई, लेकिन वो ज़्यादातर जो हैं वो इजराइल की सीमाओं के बाहर ही नष्ट कर दिया गया था उनको। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि ये बार बार एक इस स्टेज में पहुंच गई है बात। मान लिया ये हम आपके से शायद अग्री करेंगे कि एस्केलेशन की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या था? देखिए, एस्केलेशन की इमीडिएट कॉज, उसका इमीडिएट प्रोवोकेशन मेरे विचार में जो इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पे अटैक किया था वो था। अब इसके पीछे इजराइल का ये ख्याल है कि उस कॉन्सुलेट से कुछ एंटी इजरायली एक्टिविटीज़ की जा रही थी और जो गाज़ा में लड़ाई चल रही है उसकी सहायता में जो ईरानियन प्रॉक्सीज़ की मदद की जा रही है वो वहाँ जो कॉन्सुलेट है दमास्कस में वहाँ से की जा रही थी। तो इसलिए उसमें निशाना बनाया इजराइल ने। लेकिन मेरे विचार में इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये बात इतनी आगे बढ़े कि पूरी एक वो फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। सिग्नल दिए गए हैं ईरान की तरफ से कि हम आपको अटैक कर सकते हैं, इजराइल की तरफ से कि हम आप पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया के सब देश इस बात से परेशान हैं कि कहीं लड़ाई का एस्केलेशन हुआ तो इसमें सबका नुकसान होगा। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दोनों देशों को समझाया जाए कि भाई आगे बात ना बढ़ाओ। सैयद आकिब साहब, ये who is actually making that effort at being a peacemaker? इस वक्त सबसे पहले मैं एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं बहुत जल्दी कि जो ईरान पर काउंटर अटैक की बात हो रही है और ईरान को सिग्नल देने की बात हो रही है, सिग्नल देने वाले कौन थे, क्या देना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। इस फ्राइडे को मैं यहाँ मौजूद था ईरान में। जो सिग्नल रिसीव हुआ है यहाँ पर वो ये है कि इजराइल एंड अमेरिका किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में नहीं है यहाँ हमला करने के लिए। फ्राइडे यहाँ छुट्टी का दिन होता है। सुबह जब ये खबर आई कि इस्फहान में ये ड्रोन अटैक वगैरह ये सब की खबर आई, पूरा दिन इस पूरी सोसाइटी ने सिर्फ मीम्स बनाए हैं, मजाक उड़ाया है और एक दूसरे के साथ मीम्स को उस पूरे छुट्टी के दिन शेयर किया है। फ्राइडे प्रेयर्स में जो खुतबा हुआ, स्पीचेस हुई, उसमें इसका मजाक उड़ाया गया इन हमलों का। तो अगर किसी जो भी हमला करने वाला था, क्योंकि ऑफिशियली तो किसी ने इस हमले को आज तक क्लेम भी नहीं किया है, जो भी था उसने जो भी मैसेज भेजना चाहा, यहाँ मैसेज जो लिया गया है वो कॉमेडी का है और मजाक का है। मैं भी ये भी ऐड कर लूं कि फरवरी 2023 में इस्फहान के ही एरिया में कुछ और ड्रोन अटैक्स भी हुए थे। वो ड्रोन्स वहीं से लॉन्च किए गए थे। ड्रोन छोटे उसके पार्ट्स स्मगल करके ईरान में लाना और वहीं से लॉन्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फ्राइडे को भी जो सो कॉल्ड इजरायली काउंटर अटैक है वो इससे ज्यादा नहीं था कि कुछ छोटे मोटे ड्रोन्स को इस तरह से लॉन्च किया गया और इसीलिए यहाँ पर एक मजाक का। मजाक क्यों उड़ रहा है?
जो भी है इस मजाक पूरे ये भी कहा जा रहा है कि 9 देश हैं जो इस जंग के की वजह से तनाव बढ़ रहा है, और ज्यादा ये भी दिख रहा है कि ये सीमित इन लोग दोनों के बीच में नहीं रहेगा, बहुत सारे देशों को अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, साइड पिक करना पड़ेगा। ईरान की जो इस जंग को लेकर पॉलिसी है, जो अप्रोच है, जो 79 से चल रही है, वो एक ग्रेजुअल और तदरीजी अप्रोच है। कदम बे कदम यहाँ से आगे बढ़ते हुए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को यहाँ पर पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना है वेस्ट एशिया से, कि जिसके अंदर इसराइल के ये प्रोजेक्ट, ये जिसको आमतौर पर कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट कहा जाता है, इस सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट को भी रैप अप करना है, और ये उनको ग्रेजुअली करना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान और ईरान के जो दूसरे एलाइज हैं इस पूरे रीजन में, जिसको प्रॉक्सीज का एक डिसरिस्पेक्टफुल नाम दिया जाता है, जो ईरान के एलाइज हैं वो इसी एरिया के जो कुछ भी है वो यहाँ के, उन्हें यही रहना है। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्टिव जंग, यहाँ के रेजिडेंट पॉपुलेशन, कोई भी कंट्री और इंडिजिनस कम्युनिटीज उसको नहीं चाहती हैं, लेकिन उसके लिए तैयार हैं। जो रिस्क है इस बात का, और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़े घमासान युद्ध का खतरा है, लेकिन वो खतरा जो है वो वेस्टर्नर्स की जानिब से है, यानी नेटो की जानिब से, इसराइल की जानिब से, क्योंकि वो फंडामेंटली यहाँ है नहीं, यहाँ के हैं नहीं, और इसलिए वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा आमादगी और तैयारी रखते। 1945 में हमने हिरोशिमा में देखा उन्होंने क्या किया, 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जापान पर तब दागे जब जापान ऑलरेडी सरेंडर की टॉक्स में एंटर हो चुका था। आपने हम लोगों को हिस्ट्री की याद दिलाई, बिल्कुल सही कहा। हाँ, बोलना चाह रहे थे आप जी जाकिर साहब। 2 बातें मैं सैयद साहब के मजाकिया जो जिक्र किया उसमें जोड़ दूं कि इजराइल में भी इस बात पे बड़े मेम बने थे, क्योंकि इजराइल के ही कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के पोल खोलते हुए एक दर्दले हिब्रू में लिखा था जिसका मतलब था लेम। तो ईरान में वो जोक बड़ा चला कि देखिए इजरायली नेता खुद अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह रहे हैं, तो ये मजाकिया लहजा तो वो सही पकड़ रहे हैं सैयद साहब। पर सैयद साहब ने बड़ी एक गंभीर बात कही कि यहूदी ये बाहर के हैं, यहाँ के हैं नहीं, इसलिए इनका यहाँ से रैपअप होना बहुत जरूरी है। सैयद साहब, यहूदी तो ईरान में भी रहे हैं, इराक में भी रहे हैं, अल्जीरिया में रहे हैं, टूनिशिया में रहे हैं, बगदाद में रहे हैं। आप यहूदियों को सिर्फ यूरोप का मानते हैं? जी, आप थैंक यू आपके सवाल का। मैंने यहूदी लफ्ज का इस्तेमाल और प्रयोग नहीं किया था। 2 टाइप के यहाँ पर इसराइल में रहने वाले लोग हैं, वो जो इंडिजिनस हैं, कि जिसके अंदर यहूदी भी इंडिजिनस हैं वहाँ के, जिनको पैलेस्टीनियन यहूदी कहा जा सकता है, क्रिश्चियंस हैं पैलेस्टीनियंस, और बहुत बड़ी तादाद मुसलमान पैलेस्टीनियंस की। जो इवेंचुअल सोल्यूशन होगा पैलेस्टाइन का, वो इन पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज मिलकर तय करेंगे, यहूदी पैलेस्टीनियन, क्रिश्चियन पैलेस्टीनियन और मुस्लिम पैलेस्टीनियन। वो जो यूरोपियन सेटलर्स हैं और दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज से भी, उनका इस फ्यूचर के डिटर्मिनेशन में या तो कोई किरदार नहीं होगा या कोई सेकेंडरी किरदार होगा। जब प्लेबिसाइट होगी, रेफरेंडम होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से मसला हल होगा, तो फंडामेंटली वहीं के लोग तय करेंगे, जिसके अंदर यहूदी भी शामिल हैं, वहीं के रहने वाले। चलिए, अब इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं। मैं आसिफ दाऊदी से पूछूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। आसिफ दाऊदी, मानिया जी, ये बहुत अहम बात है। अगर ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि यूएन पार्टीशन प्लान जो 1947 का है, जिसके आधार पे फिलिस्तीन की लड़ाई 2 स्टेट सॉल्यूशन पे मानी जाती है, वो ईरान नहीं मानते, या ये इनकी निजी राय है? दाऊदी, आसिफ दाऊदी, एक मिनट, मैं आऊंगी आप लोग दोनों के पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले आसिफ दाऊदी, सऊदी, यूएई किस तरह से इस टेंशन को देख रही है? देखिए, इस टेंशन से हर कोई कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है, परेशान है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इन चीजों का एस्केलेशन हो। अभी आप देखें, कई सालों से, जो मैं अभी इससे पहले भी कह रहा था, यहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव चीजें हो रही हैं, प्रोग्रेसेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सऊदी और यूएई कभी ये नहीं चाहते कि, और बल्कि ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आज किसी भी तरीके से किसी और वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 या किसी भी 2 मुल्कों के बीच, खास तौर से इस खित्ते में
उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये चाहते हैं कि कैसे भी इन चीजों का वो रास्ता निकले जो डी एस्केलेशन हो, बल्कि वॉर हो ही नहीं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो गाजा के अंदर या फिलिस्तीन के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो भी खत्म हो, और कहीं ना कहीं इस इलाके में जो आप देखें, बल्कि अभी आप कुछ दिनों पहले अबू धाबी में भी थी, आपने वहां की चीजें देखी होंगी, आप इस पूरे रीजन में देखें कि लोग चाहते हैं शांति हो। यहाँ की जो पूरी हुकूमतें हैं वो चाहती कि रीजनल पीस, इंटरनेशनल पीस और जो सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उस तरफ फोकस है, विजन इनका वो है। तो ऐसे में कौन चाहेगा कि वॉर की तरफ जाए? अभी आपने कहा ना कि किस तरीके से 31 साल की दोस्ती फिर वो दुश्मनी में बदली, और 79 के बाद शैडो वॉर्स और प्रॉक्सीज हुई, और अचानक से ये जो पीस विश करना काफी नहीं होता। अगर यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, एक नया फ्रंट खुल चुका है इजराइल गाजा में, और फिर एक और जंग का मैदान बन रहा है, तो यही हमारा सवाल है। पीस की बात कर रहे हैं देश, कोई नहीं चाहता है एस्केलेशन हो, लेकिन एस्केलेशन हुआ है। क्यों हुआ है और क्या ये नया मैदान बन सकता है, यही हमारा सवाल रहेगा। और एक छोटा सा ब्रेक और मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे, और फाइनल कमेंट्स के लिए फिर से हम वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुकाबला। और बस लास्ट कमेंट्स या फाइनल कमेंट्स का वक्त रह गया है, तो इसलिए मैं जहांगीर साहब के पास जाऊंगी। डॉक्टर जहांगीर, ये जो लड़ाई का मैदान है, इस लड़ाई के मैदान में कौन है? इस लड़ाई के मैदान में आप जिन देशों की जिक्र कर रही थी वो सारे हैं। चाइना, रशिया, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये एक तरफ हैं, ये गुटबंदी है और ये गुटबंदी बढ़ेगी आने वाले वक्त में। दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो इजराइल के साथ हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लड़ाई एक बड़ी जंग नहीं होंगी, पर कई सारी छोटी मोटी जंगें आने वाले वक्त में होती रहेंगी। चलिए, अगले साल भर में इजराइल की कोई हालत नहीं है कि वो ईरान के साथ लड़ सके, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ईरान ना इरादा रखता है, ना उनके हित में है कि वो इजराइल के साथ लड़ाई लड़े। उनका एक बहुत बड़ा धार्मिक एजेंडा है पूरे रीजन को लेके, जो चलता रहेगा। जी, तो जस्ट मेरे पास अब 30 सेकेंड्स है दाऊदी और आसिफ जैदी के पास। ये आसिफ जैदी पहले, आसिफ दाऊदी आप पहले बताएं कि अगर कोशिश कर रहे हैं, सारे देश चाहते हैं कि पीसफुल रहे, लेकिन इस तरह का माइनर एस्केलेशन, नॉन एस्केलेशन होता रहेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगा, ओवरऑल पीस में भी पीस भी नहीं रहेगा, और शायद इस रीजन में पीस एक्सपेक्ट करना भी बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल आप कह रहे हैं इवेंट है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक तो होता ही है, ओवरऑल इम्पैक्ट हर तरफ देखने को मिलेगा। और उसके लिए अभी जो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इसमें किसी भी तरीके से कोशिशें होनी चाहिए दो चीजों की। एक तो ट्रिपल डी, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डी एस्केलेशन, और जो दूसरी चीज है वो कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज तक जाके इसको कहीं ना कहीं इसका सही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होनी चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए। अदरवाइज जो आपका सवाल है कि इसका असर हर तरह से कौन ला सकता है दोनों साइड को एक टेबल पर? बहुत से ऐसे देश हैं जिनका इन्फ्लुएंस है ईरान पे भी, इजराइल पे भी और हमास पे भी, जैसे कतर, इजिप्ट, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब पार्टीज जो हैं इन्वॉल्व हैं। इंडिया का पूरा सपोर्ट है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए। देखिए, हम क्या चाहते हैं, एक स्पीकर ने भी कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, सीज फायर हो, जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन ज़रूरी है। हमने ये बार बार कहा है कि बिना 2 स्टेट सोल्यूशन के ये पैलेस्टीनियन इशू सॉल्व नहीं होगा। ये बाइडेन ने भी कहा है, बाइडेन ने भी ये कहा है कि अल्टीमेट सोल्यूशन इज ओनली 2 स्टेट सोल्यूशन। तो बातचीत हो कि किस तरह से कि पैलेस्टीनियंस के राइट्स उनको दिए जाएं, तो ये रूट कॉज जब ओवर ये एड्रेस होगा, तब इससे जुड़े हुए जितने जो टाइमिंग है उसकी चर्चा कर लेते हैं। और 30 सेकेंड आपके पास है आसिफ जैदी, कि अभी 60% से ज्यादा देशों में वर्ल्ड ओवर इलेक्शंस चल रहे हैं।
या इस साल होंगे, आगे पीछे इसी तरह से चलते रहेंगे? हिंदुस्तान में भी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, तो क्या ये इलेक्शन पीरियड में डिप्लोमेटिक कंसर्न्स भूल रहे हैं लोग और डोमेस्टिक कंसर्न्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? आपने जो इलेक्शन का जिक्र किया तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि दर हकीकत ये जो सारे झगड़ा और ये सारी हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो फिलिस्तीन और पैलेस्टाइन का इशू है। ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही हल होना है, और उसका तरीका है कि जितने पैलेस्टीनियंस हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस, लेकिन पैलेस्टीनियंस, वो एक रेफरेंडम करें और पहली बार उनको मौका दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं अपने ही मुल्क में। वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां के जो मकामी लोग हैं, वो डिसाइड। अभी तक ये हुआ नहीं है। यूएन पार्टीशन प्लान ने खुद एक चीज डिसाइड की, कुछ और लोग कुछ और स्टेटमेंट, अभी तक वहां के लोगों की आवाज सामने नहीं आ सकी है। और ये जो अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे जहांगीर साहब ने भी कहा कि इसराइल अब कमजोर हालत में है, ये कमजोरी दर हकीकत इस डेमोक्रेटिक सोल्यूशन के रास्ते को इसने छोटा कर दिया, और हम ज्यादा नजदीक हैं इस डेमोक्रेटिक सोल्यूशन के, जो इसराइल के पावरफुल होने वाले दौर में ये डेमोक्रेटिक सोल्यूशन मुमकिन नहीं था। ऑल राइट, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जैदी, प्रभु दयाल, डॉक्टर जहांगीर आसिफ, रमीज दाऊदी और सैयद आकिफ जैदी। मुकाबला में बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर से हम आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईरान अपनी धार्मिक लड़ाई के लिए ज्यादा कटिबद्ध है। ईरान फिलिस्तीन के लिए कभी कोई नई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। फिलिस्तीन के लोग उनके लिए उतने जरूरी नहीं है, वो वैसे भी शिया इस्लाम के लोग नहीं है। असल जो ईरान की लड़ाई है वो अमेरिका के साथ रही है, और इजराइल उसमें एक बहुत बड़ा प्यादा बना है। फरवरी 2023 में इस्फहान के ही एरिया में कुछ और ड्रोन अटैक्स भी हुए थे। वो ड्रोन्स वहीं से लॉन्च किए गए थे। ड्रोन छोटे, उसके पार्ट्स स्मगल करके ईरान में लाना और वहीं से लॉन्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फ्राइडे को भी जो सो कॉल्ड इजरायली काउंटर अटैक है, वो इससे ज्यादा नहीं था कि कुछ छोटे मोटे ड्रोन्स को इस तरह से लॉन्च किया।